ओके सो हेलो। तो ये लेक्चर नंबर 18 है। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहेंगे ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ऑफ कोर्स सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना चाहेंगे अंदर में भी, स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे, रेडियल पॉइंट पे, और एज वेल एज बाहर में भी। ठीक है, तो मान लो ये आपका सॉलिड स्फीयर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस याद रखना, खाली सरफेस पे नहीं है, अंदर में भी है ना। अब इसका सेंटर ये है, इसका रेडियस मान लो आर है, तो टोटल चार्ज में क्यू है, रेडियस आर और यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में सिमेट्री आर्गूमेंट्स आप पता कर सकते हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बस दो ही डायरेक्शन हो सकता है, या तो रेडली आउटवर्ड या तो रेडली इनवर्ड। ठीक है, तो सपोज हम लोग रेडली आउटवर्ड मान ले और मैग्नीट्यूड अगर ई माने, तो जितने पॉइंट्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर होंगे उन सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि जो गॉसियन सरफेस होगा वो आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस में कोई भी स्मॉल एरिया लो, उसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है। ठीक है, तो इस स्मॉल पार्ट के थ्रू फ्लक्स अगर निकालो आप, तो ई डॉट डी ए करोगे तो ई का मैग्नीट्यूड डी ए का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ज़ीरो, तो ये कितना आ गया, ई डी ए। तो अब गॉस लॉ क्या बोलता है, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन ओवर है क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कौन सा सरफेस होता है, गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब ई डॉट डी ए की वैल्यू तो ई डी ए है, उसमें से ई हर पॉइंट पे तो सेम होगा, क्योंकि आपको पता है ये स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ई। ठीक है, तो ई कांस्टेंट है ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, ई डॉट डी ए का वैल्यू ई डी ए है, और ई है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है। इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, तो हम लोग ई को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन साइन से, चार्ज इनक्लोज। इस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना है, तो पूरा का पूरा स्फीयर ही सॉलिड स्फीयर इसके अंदर है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज हो जाएगा क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई इंटू डी ए। अब इसके स्मॉल स्मॉल एरियाज़ को जोड़ेंगे और पूरे सरफेस को कवर करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, तो इसका रेडियस क्योंकि एक्स है तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4πx², है ना, 4πx²। ठीक है, इस सर्कल सोच के पाए एक्स स्क्वायर मत कर देना है, स्फीयर का सरफेस एरिया बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से ई का वैल्यू आएगा k³/x²। ठीक है, अब मान लेते इस पॉइंट का नाम P था, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखना चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगा, हम लोग क्या माने थे, ई माने थे, अवे ई रेडियली आउटवर्ड या अवे फ्रॉम सेंटर ई रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, अब ई का वैल्यू कितना है, k³/x², तो k³ रेडियली आउटवर्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हो जाएगा kq/r² r कैप, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड के बदले आप r कैप लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट के लिए तो कर लिया, अब आउटसाइड पॉइंट का रिजल्ट वैसा ही है जैसा कि पॉइंट चार्ज का होता है, तो यानी इस पूरे स्फीयर का चार्ज जो कि इस वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, उसको मैं स्फीयर को हटा दूँ और बस एक पॉइंट चार्ज रख दूँ सेंटर पे, स्फीयर को हटा के यहाँ खाली हो गया, बस एक सेंटर पॉइंट चार्ज रख दूँ, तब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा। ठीक है ना, तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए सॉलिड स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज ऑफ इक्वल चार्ज एट इट सेंटर। ठीक है, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हॉलो स्फीयर के लिए निकाला था, तो हॉलो स्फीयर के लिए भी वही रिजल्ट आया था, अगर आपको ध्यान हो तो आपको दिखाता हूँ मैं। हॉलो स्फीयर के लिए पिछले लेक्चर में हम लोग निकाला था, तो हॉलो स्फीयर के लिए भी वैसे ही आया था, k³ अवे फ्रॉम सेंटर यानी रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो हॉलो स्फीयर के लिए भी आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही रहेगा एज इफ हॉलो स्फीयर का पूरा चार्ज उसके सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के भी रिजल्ट ट्रू है और यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के भी रिजल्ट ट्रू है। ठीक है ना, अब इंटीरियर पॉइंट पे निकालते हुए ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो एक्सटीरियर पॉइंट पे तो निकाल लिया, अब इंटीरियर पॉइंट पे निकालते हैं। ठीक है ना, तो फिर से वही करेंगे, ये आपका सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं चार्ज को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें चार्ज क्यू है, रेडियस क्या है, आर है। अब इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर सपोज कोई पॉइंट है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है सिमेट्री से गॉसियन सरफेस कैसा है, गैस स्फीयर ही आएगा, है ना। ठीक है, तो ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया, है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पे मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, तो अगर एक पॉइंट पर आप ई माने होंगे तो हर पॉइंट पे ई होगा ऑन द सरफेस, और एरिया वेक्टर तो हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो इसके लिए भी आप ई डॉट डी ए निकालोगे तो ये बेसिकली हो जाएगा ई इंटू, अगर इसका रेडियस एक्स है तो 4πx²। ठीक है,
तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पता है दैट शुड बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज इनक्लोज्ड में याद रखना चार्ज तो इस हर जगह है, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज निकालने के लिए ये वाला लेना पड़ेगा। तो चार्ज इनक्लोज होना चाहिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू अपने गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम, और गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम का ध्यान दो तो बस ये वाला वॉल्यूम है। चार्ज याद रखना पूरे वॉल्यूम में, लेकिन हमें गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है बस उसको लेना पड़ता है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंटू गॉसियन सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है वो 4/3 स्फीयर है तो 4/3 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 4 पाई कैंसिल, तो 4 पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा ρ/3 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया इतना। अब इसी को हम लोग अगर इस पॉइंट का नाम P रख दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P करके लिखे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना माने हम लोग, E माने आउटवर्ड, तो E रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड को मैंने ऊपर दिखाया था आर कैप लिख सकते हैं, और E का वैल्यू है ρx/3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर हो जाएगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एक्स डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन। ठीक है ना। अब हो सकता है आप क्वेश्चन में रो ने मेंशन हो, जैसे इसी सिचुएशन में मैंने रो नहीं बताया था, मैंने क्या बताया था टोटल चार्ज और आर, तो रो का वैल्यू हो जाएगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इस पूरे सॉलिड स्फीयर का जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल वॉल्यूम उसका है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो रो की वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, रो की वैल्यू हो जाएगी 3Q/4 पाई आर क्यूब, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रो के बदले अगर ये पुट करो आप 3Q/4 पाई आर क्यूब, रो हो गया इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा भी लिख सकते हैं। अब 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बाई एप्सिलॉन नॉट को K बोलेंगे तो KQX/R³ इंटू आर कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर पॉइंट पे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीरियर पॉइंट पे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, है ना। ओके, अब इसको ड्रॉ करना चाहे हम लोग तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है ना, तो x इक्वल टू आर तक तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हो ये तो कांस्टेंट है, ये सिर्फ x के प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो x के प्रोपोर्शनल है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है x के साथ लीनियरली इंक्रीज़ होगा, है ना। प्रोपोर्शनल है मतलब लीनियरली बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और एक बार स्फीयर के बाहर चले गए तो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू आर तक तो ये वाला ग्राफ फॉलो होगा। एक बार r से x की वैल्यू r से बड़ी है, मतलब x की वैल्यू r से बड़ी है, मतलब हम लोग स्फीयर के बाहर आ गए। स्फीयर के बाहर तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा KQ/x²। तो ये KQ तो कांस्टेंट है, x के साथ डिक्रीज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा, तो यहाँ तक जाएगा, फिर ऐसा करके डिक्रीज़ होगा और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हॉलो स्फीयर का पढ़ा था, उसका ग्राफ मैंने नहीं बनाया था, यहाँ पे बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड टू हॉलो स्फीयर। अगर आपको जानना चाहो तो हॉलो स्फीयर में तो अप टू आर जो है 0 रहता है और आर के बाहर जो है जंप कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डिसकंटिन्यूटी है, ऑफकोर्स ग्राफ जो है कंटिन्यूस नहीं है, कुछ देर ऐसा रहेगा फिर नॉन ज़ीरो के ऐसा हो जाएगा। और ये जो वैल्यू होगा ये KQ/R² के बराबर होगा, ठीक है। जैसे ये भी KQ/R² के बराबर होगा, है ना। अब ये वैल्यू निकालने के लिए कि R पे कितना है तो यहाँ पे पुट कर दो, नेक्स्ट के वैल्यू R पुट कर दो, KQ/R² हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब एक डिसकंटिन्यूटी वाली चीज़ है, और यहाँ पे एक्चुअली में हम लोग x इक्वल टू आर पे डिफाइन भी नहीं करते, लेकिन बुक्स में ऐसा मेंशन रहता है इसलिए मैंने ऐसे कर दिया है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। तो रियल लाइफ में कितना भी थिन शेल लो आप, वो कुछ ना कुछ उसका थिकनेस रहेगा ही, तो एक ग्रेजुअली मतलब रियल में ऐसा कुछ होगा। ये समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले 0 0 0 फिर 0 से थोड़ी रीजन में नॉन ज़ीरो जंप करेगा मतलब ऐसे कंटिन्यूसली, फिर ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग खाली डॉटेड लाइन बना के ऐसे कर देते हैं। ये समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जेई मेन तक में भी रेलेवेंट नहीं रहेगा, ठीक है। एडवांस में कभी किसी क्वेश्चन में रेलेवेंट हो सकता है। तो ये हो गया अपना लेक्चर नंबर 18। इसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 19 में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालना सीखे हैं ना। अब हम लोग लार्ज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग शीट्स का निकालेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?